हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सुरेंद्र चौधरी प्रियंका सिंह तोमर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं 8वीं क्लास का थर्ड टॉपिक। 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक है खनिज और शक्ति संसाधन। आइए स्टार्ट करते हैं। क्री सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। क्री विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? क्री पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। यह खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है? खनिज के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिज 2 प्रकार का होता है। देखो, धात्विक, अधात्विक। और धात्विक भी 2 प्रकार का होता है, लौह और अलौह। क्या आप जानते हैं सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, इनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को स्वचालित करती हैं और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौहयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौहयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिजों का निष्कर्षण, खनन, प्रवेदन और आखनन। खनन 2 प्रकार का होता है, विवृत खनन और कूपकी खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। क्या आप जानते हैं आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि उसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौहयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकल के निक्षेप। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों
के अवसादी सेल समूहों में आधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट स्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज संसाधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। यह मैप में कुछ खनिजों की खानों को दर्शाया गया है, लोहे, तांबे और बॉक्साइट को। अब एशिया। चीन और भारत के पास विशाल लौह निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? स्विट्जरलैंड में। यूरोप विश्व में लौह का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह का निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के वितरण के विशाल निक्षेप हैं। दक्षिणी अमेरिका। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगोरली और कूलगाड़ी क्षेत्र में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका में के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। लौह को सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम, जिसे इसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। खनिजों का संरक्षण। खनिज नवीनीकरण संसाधन हैं। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव का नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहर में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है।
ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इन दोनों के लाभ और हानि। खनिज तेल के लाभ हैं आसानी से परिवहनीय है टैंकरों द्वारा और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है ये। और प्राकृतिक गैस का लाभ है आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन द्वारा, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ और तेल से सस्ता पड़ता है ये। हानि है तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ईंधन और कोयला और जल विद्युत। ईंधन के लाभ हानि हैं। ईंधन का लाभ है सुप्राप्य होता है ये, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि है संग्रहण में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है और निर्वनीकरणीय है ये। कोयला का लाभ है विस्तृत रूप से उपलब्ध, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त। हानि है प्रदूषण का स्रोत, परिवहन के लिए भारी। जल विद्युत का लाभ है प्रदूषण मुक्त, सिंचाई और मत्स्यपालन को बढ़ावा देता है और सस्ता पड़ता है। और जल विद्युत की हानि है स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में खर्चीला। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह उनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला, यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प ईंधनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है, इसलिए कोयला अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां परिष्कृत कर पेट्रोलियम के प्रक्रमण के विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा है। शब्द उत्पत्ति, पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के शब्दों पेट्रा जिसका अर्थ है सेल और ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ सेल तेल है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और बॉम्बे के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि से ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के चलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इनसे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्मी ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG एक प्रचलित
पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल सिंचाई ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त और सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने के यातायात संकेतकों में भी होता है। पवन ऊर्जा के लाभ और हानि। लाभ है प्रदूषण मुक्त, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, सुरक्षित और साफ। हानि है ध्वनि प्रदूषण, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, पक्षियों के लिए हानिकारक। सौर ऊर्जा की लाभ और हानि है। लाभ है असमाप्य है, प्रदूषण मुक्त है, हानि खर्चीला, स्रोत के विस्तृत होने के बाद ऊर्जा बर्बादी। ज्वारीय ऊर्जा का लाभ है प्रदूषण मुक्त, असमाप्य है और हानि है वन्यजीव आवास का नष्ट होना, दोहन में कठिन। परमाणु ऊर्जा का लाभ है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन, हानि है रेडियोएक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना और खर्चीला। बायोगैस का लाभ है कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। हानि है हरित गृह प्रभाव के कारण। भूतापीय ऊर्जा का लाभ है स्वच्छ पर्यावरण, हितैषी व हर समय उपलब्ध। हानि है शहर के बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला। अब है पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विघटन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। यूरेनियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा हैं। भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में,
मणिकर्ण और लद्दाख में पूर्व घाटी में स्थित है। अब है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने से के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। बायोगैस, जैविक अवशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अवशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, जैसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अवशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस ईंधन में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। आप का अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। ये था आपका तीसरा टॉपिक। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने अनुभव हमसे साझा करें। थैंक यू।